ये क्लियर हो चुका है आपका? ऑफर फॉर सेल ये क्लियर हो चुका है। हम लोग आगे देखने वाले अब मैटर्स रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होगा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होंगे, आंसर है यस। कंप्लायंस का डिक्लेरेशन होगा, आंसर है यस कि हम लोगों ने पूरा कंप्लायंस फॉलो किया है। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट आ जाओ, मीनिंग समझते हैं सबसे पहले। शेयर सर्टिफिकेट एक प्राइमा फेसी एविडेंस होता है ऑफ द टाइटल कि एक इंसान के पास ये शेयर्स पहुंचे हैं और द पर्सन नेम्ड on it to such shares. It states that the number of shares nominal and paid up value and distinctive number. ठीक है, ओके। अनलेस डीमेटेरियलाइज्ड, अब तो आज के डेट में कोई फिजिकल शेयर नहीं रखता, सारे डीमेटेरियलाइज्ड शेयर रहते हैं। ठीक है, डीमेटेरियलाइज्ड का मतलब होता है डीमटीरियलाइज्ड। मटीरियलाइज्ड का मतलब होता है कोई फिजिकल कॉपी होना, तो डी का मतलब होता है फिजिकल कॉपी को तोड़ देना। इसका मतलब फिजिकल कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी में रहेगा। किसके पास रहेगा? एनएसडीएल, सीडीएसएल, उनके पास रहेगा। क्या रहेगा? तुम्हारे शेयर सर्टिफिकेट्स, तुम्हारे शेयर्स। अंडरस्टूड? तो ये डीमेटेरियलाइज्ड वैसे भी हो चुका है, लेकिन हाँ, शेयर सर्टिफिकेट जो एक प्राइमा फेसी एविडेंस होता है कि तुमने ये शेयर्स खरीदे हैं, इतने वैल्यू पे खरीदे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कौन साइन कर सकता है इसके ऊपर? 2 डायरेक्टर चाहिए होगा साइन करने के लिए, और अ डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी। अगर कंपनी सेक्रेटरी वाला कंपनी है तो वहां पे कंपनी सेक्रेटरी साइन कर देगा, एक डायरेक्टर साइन कर देगा, काफी है। उसके बाद देखो timeline for issue. Companies must deliver certificate for allotted, transferred or transmitted securities within सब्सक्राइब टू एमओए 2 months फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। अगर तुमने सब्सक्राइब किया है, एमओए को सब्सक्राइब किया है, मतलब तुम फर्स्ट वो फाउंडर वाले जो हो, शेयर होल्डर हो, तुमने एमओए को सब्सक्राइब किया है, तो 2 महीने के अंदर अंदर, इनकॉर्पोरेशन के 2 महीने के अंदर अंदर तुमको सर्टिफिकेट्स डिलीवर हो जाने चाहिए। एनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अगर हुआ हो तो तब भी 2 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ट्रांसफर हो रहे हो, ट्रांसमिशन हो रहे हो ऑफ सिक्योरिटीज, तो 1 month फ्रॉम द रिसीट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या फिर इंटीमेशन। इंटीमेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफर करने का ऑर्डर मिला है, डायरेक्शन मिला है फ्रॉम वन पार्टी कि शेयर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो अगर ये इंटीमेशन जब मिला उसके 1 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। उसके बाद एनी अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, क्या बताओ? एनी अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स अगर हो रहा तो 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द अलॉटमेंट डेट। इस बात को ध्यान रखना है। फॉर स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी, प्राइवेट कंपनीज, इट्स 60 डेज फॉर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगर आईएफएससी कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी है तो 60 डेज रहेगा फॉर ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, आईएफएससी एंड पब्लिक प्राइवेट कंपनी। अच्छा, डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी, इफ सिक्योरिटीज आर डेल्ट इन अ डिपॉजिटरी, ठीक है, डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट मस्ट बी इंटीमेटेड टू द डिपॉजिटरी इमीडिएटली। ऑब्वियसली डिपॉजिटरी को इंटीमेट आ जाएगा। डिपॉजिटरी कौन होता है सर? डिपॉजिटरी वो होते हैं जिनके पास तुम्हारे शेयर्स रहते हैं सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों, मजा आया? मजा और आएगा, देखो देखते जाओ। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट सेक्शन 46(2) may be issued if the original is proved to be lost or destroyed, defaced, mutilated और torn अगर हो चुका है तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स पॉसिबल है, आंसर यस। अ सेपरेट सर्टिफिकेट क्लेम्ड बाय अ शेयर होल्डर फॉर पोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग, कोई भी एक शेयर है उसका तुम पकड़ लो, आधा आधा तुम लेना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के बीच में क्या डिफरेंस है सर? ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। ओरिजिनल जो है आपको ऑन अलॉटमेंट मिलता है, और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जो है रिन्यूएबल ओनली ऑन सरेंडर ऑफ द ओल्ड सर्टिफिकेट। अगर पुराना सर्टिफिकेट तुम सरेंडर करोगे तभी जाके तुमको न्यू वाला मिलेगा, या पकड़ लो तुमने लॉस्ट कर दिए, ठीक है, तुमने हरा दी उसको, तो तब भी तुमको मिल सकता है सेकेंड वाला, डुप्लीकेट वाला। ठीक है, फ्री रहता है, नो फीस चार्जेबल, लेकिन यहाँ पे कंपनी चार्ज करता है 50 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट। ठीक है, टाइमलाइन फॉर इशू हम लोगों ने देख रखा है, फिर भी देख लेंगे। टाइमलाइन फॉर इशू इसका क्या होता है? एमओए का 2 महीने, अलॉटमेंट का 2 महीने, ट्रांसफर ट्रांसमिशन का 1 month। लेकिन अगर तुम्हारा डुप्लीकेट वाला है तो लिस्टेड कंपनी अगर हो तो 45 डेज के अंदर अंदर, अनलिस्टेड हो तो 3 months के अंदर अंदर तुमको डॉक्यूमेंट जब भी तुम सबमिट करोगे उसके अंदर अंदर तुमको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिल जाएगा वाया कंपनी। ये होगा फॉर्म MBP2 और ये होगा फॉर्म SH2। ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस कि कितने हम लोगों ने शेयर्स जो है इशू किए, कितने डुप्लीकेट शेयर्स इशू किए,
पेनल्टी लगेगा कंपनी एंड ऑफिसर के ऊपर 50,000 रुपीज। यहाँ पे फॉर फ्रॉडलेंट अगर इशू हो रहा हो, फ्रॉड शेयर्स इशू कर रहे हो, तो फाइन 5 to 10 टाइम्स द फेस वैल्यू और 10 crore विच एवर इज हायर। ऑफिसर को ऊपर 447 का फ्रॉड वाला आरोप लग जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। बहुत ब्यूटीफुल सेक्शन है, कोई डिफिकल्ट सेक्शन नहीं है। अच्छा देखो, जो इंपॉर्टेंट है वही कराऊंगा तुमको। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म एंड उसके रिलेटेड बुक्स कितने टाइम तक मेंटेन करोगे? 30 साल तक। ठीक है, बुक्स प्रिजर्व फॉर नॉट लेस देन 30 ईयर्स तक तुमको मेंटेन करके रखना होगा। एंड अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा हो उस शेयर से रिलेटेड तो परमानेंटली तुमको मेंटेन करके रखना होगा। पकड़ लो, कल तुमने शेयर इशू किया, उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो इसका जो इन्फॉर्मेशन है अगले, जब तक कि डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए या फिर जो है आपका अल्टीमेटली आपको इसको फॉर एवर आपको रखना होगा रिकॉर्ड इसका। ठीक है, अगर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो रहा है तो 30 पकड़ लो, 30 साल होने वाला, 29th ईयर में जाके कोई डिस्प्यूट हुआ है तो तब भी तुमको 29th ईयर के बाद, जो 30 ईयर के बाद तुम उसको खारिज कर सकते हो, उसको खारिज नहीं करना, उसको फिर भी मेंटेन करके चलना है क्योंकि डिस्प्यूट चल रहा है। ओके, कोई भी सर्टिफिकेट अगर सरेंडर हो जाए, सरेंडर कर रहे हो, इमीडिएटली डिफेस कर देंगे उसको, मे बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, सर्टिफिकेट सरेंडर कर देना, बोलना कि चलो मैं ये सर्टिफिकेट सरेंडर कर रहा हूँ, कंपनी को सरेंडर कर देना सर्टिफिकेट। ठीक है एक हल्का सा डिफरेंस बता देता हूँ सरेंडर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट के बारे में। सरेंडर कौन करता है? मेरे पास शेयर होगा तभी ना जाके मैं सरेंडर करूंगा। पकड़ ले, मेरा नाम राहुल है, मेरे पास 100 शेयर्स है, मैं चाहूँ तो मैं जाके कह सकता हूँ कंपनी को कि बट कंपनी अपने शेयर्स जो है वापस ले लो अपने पास ही। ठीक है, ये कह सकते हो, इसको कहा जाता है सरेंडर। फॉरफीचर का मतलब होता है कंपनी ने तुम्हारे शेयर्स को कैंसिल कर दिया। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, कंपनी फोर्सिबली कैंसल्स योर शेयर्स। ठीक है, अब ड्यू टू बहुत सारे रीजन हो सकते हैं सर, क्यों? पकड़ लो, नॉन कंप्लायंस है, नॉन पेमेंट है, कॉल मनी जो है तुमने पेमेंट नहीं किया तो तुम्हारा फॉरफीचर हो जाता है। अकाउंट्स कर रखे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में। ठीक है, ओके, सिंपल डेफिनेशन इतना ही है। अब सीधा इधर आ जाओ, इसको रीड करना है। वाई इशू सिक्योरिटीज, इशू ऑफ, क्यों सिक्योरिटीज इशू करते हैं हम लोग? ये लोग टाइम पास वाला चीज़ है, ये हम लोग नहीं करेंगे, इसको रीड करना है। सिक्योरिटीज इशू करते हैं क्यों? हाँ जी, सिक्योरिटीज अपने को चाहिए क्यों होता है? अपने को शेयर्स चाहिए क्यों है? पैसा उठाते क्यों है हम लोग? हाँ जी, सर्टिफिकेट क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हमको कैपिटल रेस करने हैं और कैपिटल क्यों रेस करने हैं? मेरे को पैसा ज़्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे को अपने बिजनेस को और एक्सपांड करना है। अपने पास बहुत डेट हो चुका है, उसको पेमेंट करना है, एक्सपांशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है। पहले मैं आटा बनाता था, अब मैं चावल बनाऊंगा, ठीक है, उगाऊंगा। तो ये सारे डाइवर्सिफिकेशन जो है ये, अंडरस्टूड? तो इश्यूज कितने प्रकार के होते हैं? पब्लिक इशू, राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू। सर ये कब पढ़ेंगे? ये अब लोग ने पढ़ रखा है। पब्लिक इशू, राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू। पब्लिक राइट इश्यूज आर डिटेल्ड। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट आर सिंपलर। चलो आगे देखेंगे हम लोग। ये सब एकदम बेकार का एग्जामिनेशन में नहीं आएगा दोस्तों। ये अकाउंट्स में करोगे तुम लोग, CAFM में, CAFM। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा ये। काइंड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, अब कोई बच्चा ये नहीं कह सकता सर हम लोग तो CAFM नहीं करेंगे। बेटा CAFM तुम्हारे मॉड्यूल 1 में है और मॉड्यूल 1 में तुम्हारा कंपनी लॉ भी है प्लस CAFM भी है। ठीक है, पहले तो ये मॉड्यूल 2 में था तो मैं करवाता था, लेकिन अब मॉड्यूल 1 में है तो तुमको CAFM में करना है क्योंकि ये बेसिक्स ऑफ CAFM है। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
प्रोहिबिशन ऑफ शेयर्स इशू एट डिस्काउंट, देखो कंपनी लॉ में जहां जहां इंपॉर्टेंट है वहां मैं तुमको 100% करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। ऐसा नहीं सोचना कि सर कोई चीज स्किप कर रहे हैं, कोई स्किप नहीं हो रहा है। जो तुमको पता नहीं है वो मैं डेफिनेटली बता दूंगा। सिंपल चीज याद रखना, डिस्काउंट पे कभी भी शेयर इशू नहीं हो सकता। एग्जामिनेशन में बहुत फेमस क्वेश्चन है, डिस्काउंट में शेयर कभी भी इशू नहीं हो सकता है। प्रोहिबिशन टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, कंपनी कभी भी अपने शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। किसी भी इंसान को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड दैट, कंपनी लॉ तुम्हारे कान में आके पुस करके कहता है प्रोवाइडेड दैट, लेकिन कर सकता है कौन से कंडीशंस में, कौन से कंडीशंस में कर सकते हैं बताओ फटाफट। हाँ जी, पकड़ लो तुमने पैसा उठा रखा हो मार्केट से और पैसा देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुम उनको क्या कर दोगे, इशू कर दोगे, शेयर इशू कर दोगे, क्रेडिटर्स को पैसा दे दो, पैसा के बदले क्या दे दोगे, शेयर्स दे दोगे। कैन इशू शेयर्स एट डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स, ठीक है। व्हेन डेट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, डेट को शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ जी, when debt is converted into shares under a statutory resolution plan और debt restructuring scheme, ये आरबीआई की गाइडलाइंस के अंदर ही होगा, वरना तो ऐसा बार बार मतलब ये तो फ्रॉड वगैरह हो जाएगा ना, कंपनी पैसा उठाएगा, पेमेंट नहीं करेगा, फिर शेयर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ये प्रॉपर गाइडलाइन के तहत होता है, इतना सिंपल नहीं होता, ठीक है। कंपनी मरने वाला है, कंपनी मरने वाला है, कंपनी को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शेयर्स इशू कर देंगे एट डिस्काउंट। किन को इशू करेंगे, अपने क्रेडिटर्स को, ठीक है। क्रेडिटर्स आ रहे हैं डेली, कंपनी का एक जो है दरवाजा तोड़ रहे हैं क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को हम लोग शेयर इशू कर देंगे कंपनी को बचाने के लिए। आई होप दैट्स क्लियर। ओके, डिफॉल्ट कर गए बेटा तो पेनल्टी लगेगा इक्वल्स टू द अमाउंट जितना तुमने रेस किया है एट अ डिस्काउंट, और एट अ डिस्काउंट तुमने रेस किया है जितना भी अमाउंट, और 5 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। कंपनी ऑल्सो लायबल टू रिफंड ऑल द मनीज रिसीव्ड विद इन 12% पर एनम का इंटरेस्ट, क्योंकि तुम डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते। सर सीएएफ में तो हम लोगों ने डिस्काउंट पे शेयर इशू कर रखा है। हाँ, तो इन केसेस में करोगे ना, तो ध्यान रखना। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ये सीएफएम वाला कॉन्सेप्ट है। देखो एक चीज मैं तुमको बता देता हूं कि ये कंपनी लॉ में कर लो, इंपॉर्टेंट है। मिनिमम अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस हैज बीन सब्सक्राइब्ड, जितना मिनिमम अमाउंट तुमने स्टेटस में securities offered to the public can be allotted only when the minimum amount stated in the prospectus have been subscribed and the application money paid, ठीक है, एप्लीकेशन मनी पेमेंट हो चुका है। कितना, नॉट लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज, जो तुमने अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज इशू किया है उसका 5% का आ जाना चाहिए, ठीक है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, वेन एवर अ कंपनी विथ शेयर कैपिटल अलॉट सिक्योरिटीज इट मस्ट फाइल अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इन फॉर्म पास 3, ठीक है, अटैचमेंट वगैरह दे देंगे। रिफंड ऑफ मनी, इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है ऑफ द प्रोस्पेक्टस इशूड, ठीक है, तो जो पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन मनी है वो रिफंड कर दिया जाएगा, क्योंकि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो रिसीव नहीं आया है। रिफंड टाइम टेबल है 15 दिन फ्रॉम द क्लोजर डेट, इशू जिस दिन क्लोज हो जाता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। इंटरेस्ट लग जाएगा अगर डिफॉल्ट कर लिए तुमने तो 15% पर एनम का। पेनल्टी कंपनी एंड ऑफिसर 1000 पर डे ऑफ डिफॉल्ट अप टू 1 लाख रुपीज जा सकता है। आगे देखो, ये सब बेकार है। इशू ऑफ सिक्योरिटीज, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, ये वैसे तुम पढ़ने वाले हो सीएमएसएल में, कहाँ पे, ये वाला जो टॉपिक है ना सीएमएसएल में तुमको देखने वाले हो, बहुत डिटेल्डली पढ़ने वाले हो, यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लो। सिंपल चीज़ है प्राइवेट प्लेसमेंट करना। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि तुम शेयर जो है दे रहे हो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, जो बहुत भारी भरकम लोग हैं, जो बहुत हैवी इंडिविजुअल्स है, जो हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़े लोग हैं, उनको तुम देते हो। समझ में आ रहा है, ठीक है। ग्रुप ऑफ पर्सन्स, meaning an offer or invitation to subscribe to securities made to a select group of person via a private placement offer cum application, ठीक है।
ये पब्लिक नहीं होता है क्योंकि ये तुम डायरेक्टली सबसे पहले बड़े बड़े QIB वगैरह जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो है उनको तुम दे रहे हो, ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि भैया वो बहुत ज़्यादा जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, भारी भरकम लोग हैं, इनको जो है तुम बहुत अच्छे शेयर्स इशू कर सकते हो, उसके बाद लास्ट में जाके तुम पब्लिक को जो है ऑफर करते हो, ठीक है। अच्छा ऑफर कम एप्लीकेशन जो भी है तुम्हारा सीरियली नंबर होना चाहिए, स्पेसिफिकली एड्रेस्ड होने चाहिए, किस इंडिविजुअल को तुम भेज रहे हो, 30 डेज के अंदर अंदर मस्ट सेंड विद इन 30 डेज ऑफ रिकॉर्डिंग द पर्सन नेम, जिस दिन तुमने पर्सन का नेम रिकॉर्ड कर लिया उसके 30 डेज के अंदर अंदर तुम उसको भेजने वाले हो। नो राइट ऑफ रिनाउंसिएशन, रिनाउंसिएशन नहीं हो सकता, मतलब वो जो इंसान है वो किसी दूसरों को ये फॉरवर्ड नहीं कर सकता है। तुमने इसको भेजा है, अगर मैंने जेफ बेजोस को भेजा है तो वो इलॉन मास्क को फॉरवर्ड नहीं कर सकता, वो नहीं कह सकता कि चल सैम मैं तुम नहीं खरीदने वाला हूँ तो मैं इलॉन मास्क को दे देता हूँ वो खरीद लेगा, नहीं सर, रिनाउंसिएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यही होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स कितने को भेज सकते हैं हम लोग प्राइवेट प्लेस में, 200, इतना याद रखो, काफ़ी है, काफ़ी है, बस इतना ही, ठीक है। ओके उसके बाद मनी कैसे पेमेंट करेंगे वो लोग, चेक से, डिमांड ड्राफ्ट से, अदर बैंकिंग चैनल से, कैश से नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखना, ये नॉर्मली सभी सिक्योरिटीज के ऊपर लागू होता है, कहीं से भी तुम पैसा उठा रहे हो कैश से नहीं हो पाता है, ठीक है। अच्छा टाइम लिमिट फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज विद इन 60 डेज ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन का मनी, रिफंड ऑन फेलियर 15 दिन, ये सेम रहता है, 12% इंटरेस्ट, ओके। सब्सक्रिप्शन का मनी जो है वो सेपरेट बैंक अकाउंट में जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं शेड्यूल बैंक अकाउंट, ये पूरा CMSL का कंसेप्ट है, वहीं से करना है तुमको, तो ये एग्जामिनेशन में नहीं आएगा तुम्हारा, ठीक है, ओके। अच्छा उसके बाद ये एक बार रीड कर लेना है यहाँ तक, ठीक है। ROC को कौन से फॉर्म जाएंगे, फाइलिंग ऑफ ROC, अच्छा ये आ गया तुम्हारा इक्विटी शेयर्स में डिफरेंशियल वोटिंग रहे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बवाल वाला टॉपिक है ये, ठीक है। क्या बताओ, इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट, अब ये होता क्या है, सबसे पहले तुमको समझा देता हूं मैं, देखो नॉर्मली क्या होता है, तुम कंपनी से कोई एक शेयर खरीदोगे तो तुमको एक वोटिंग पावर मिलेगा, है कि ना, आंसर है यस, ठीक है। इस शेयर का दाम है ₹100, ठीक। उसी प्रकार से एक होता है शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, एक शेयर खरीदोगे तो तुमको इस शेयर का 1/10 पोर्शन ऑफ वोटिंग राइट मिल सकता है, या फिर पकड़ लो एक शेयर का 10 वोटिंग राइट भी मिल सकता है, 1/10 मतलब समझ में आ रहा है ना, इस एक शेयर को 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका सिर्फ एक ही हिस्सा, इतना तुम वोट कर सकते हो एक शेयर को। कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कॉम्प्लेक्स है ये टॉपिक, लेकिन तुमको समझना है इस प्रकार से कि एक शेयर है, इसका वोटिंग जो है 1 शेयर इक्वल टू 1 वोटिंग होता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे 1 शेयर इक्वल टू इसका 1/10 भी हो सकता है, कि मतलब एक शेयर के ऊपर कितने जन वोट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जन का वोटिंग रहेगा एक शेयर में, मतलब एक शेयर अगर तुमने खरीदा तो इस शेयर के ऊपर अगले 10 जनों का वोटिंग राइट रहता है, समझ में ना, इसका मतलब ये हो कि वोटिंग राइट कम कर रहे हैं वो लोग, शेयर कम इशू कर रहे हैं एंड वोटिंग राइट भी कम। कुछ कुछ होता है कि एक शेयर इक्वल टू 10 वोटिंग, ये तो हो गया नेगेटिव वाला पार्ट, जहां पे तुमने एक शेयर खरीदा इसमें बहुत कम वोटिंग पावर है, ठीक है, 10 भाग का एक भाग तुमको मिल रहा है वोटिंग पावर। लेकिन ऐसे भी शेयर्स होते हैं जिसमें एक शेयर तुम खरीदोगे तो इसका वोटिंग जो है 10 शेयर के बराबर होगा, 10 वोटिंग मिलेगा, मतलब तुमने 10 जन ने वोट किया और तुमने सिर्फ एक वोट किया बराबर, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा एक शेयर का वो जो वोटिंग का पावर है इसमें इसमें 10 जन का वोटिंग पावर है, समझ में, ये ऊपर नीचे वाला शेयर्स इशू किया जाता है। अब क्वेश्चन मार्क ये है समझ में आ चुका है कंसेप्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि कंपनी DVR इशू करता क्यों है,
डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डिफरेंशियल नाम क्यों पड़ा है डिफरेंशियल वोटिंग राइट, समझ में आ रहा है? हाँ जी, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, क्योंकि ये डिफरेंट है। इसमें जो वोटिंग राइट है ये डिफरेंट है। ये ऐसा नहीं कि एक शेयर इक्वल्स टू, ये नॉर्मल वाला नहीं है, ठीक है। अब ये होता क्यों है? अब ये होता इसलिए है कि तुम्हारे प्रोमोटर जो है वो पब्लिक से पैसा लेना चाहते हैं, पब्लिक से भारी मात्रा में पैसा उठाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा करना है, प्रोमोटर वांट्स व्हाट, मनी फ्रॉम पब्लिक, या फिर कंट्रोल ऑफ द कंपनी, कंट्रोल ऑफ कंपनी, तो वो लोग क्या करेंगे, इशू कर देंगे शेयर विथ लोअर वोटिंग राइट बट ऑफन हायर डिविडेंड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। याद रखना, ठीक है। वो लोग क्या करेंगे, लोअर कर देंगे वोटिंग राइट्स को। एक शेयर में सिर्फ 1/10 वोट मिलेगा तुमको, ठीक है। समझ में आ रहा है? और इसमें तो लोग खरीदेंगे क्यों? अब तुम पूछोगे सर मैं एक शेयर में अगर मेरे को वोटिंग राइट इतना कम मिल रहा है सर, तो हम खरीदेंगे क्यों? क्योंकि ये जो डीवीआर होते हैं ना, इसको अट्रैक्ट करने के लिए इसके ऊपर जो हनी कोटिंग होता है डिविडेंड का, इसमें डिविडेंड बहुत अच्छा मिलता है, हायर डिविडेंड रेट मिलता है, तो ये ही अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को। क्या ये समझ में आ रहा है? बताओ, ठीक है। और एक एग्जाम्पल दूं? फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे देता हूँ सो दैट तुमको समझ में आ जाए। पकड़ लो, कंपनी है, कंपनी ने इशू किया है, 1 लाख नॉमिनल शेयर्स, 1 लाख नॉमिनल इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब होता है एक शेयर के बदले एक वोट, ठीक है। और इशू किया है 50,000 डीवीआर शेयर्स, इसका मतलब एक शेयर के बदले, एक शेयर के नहीं, मतलब एक वोट मिलेगा, एक नहीं 10 शेयर के बदले तुम्हारा एक वोट। मतलब तुमने अगर 10 शेयर खरीदा है तब जाके एक वोट। इसको हम लोग उल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर एक वोट है तो एक वोट, मतलब अगर तुमको एक शेयर है तुम्हारे पास, तो इसमें वोटिंग करने का पावर रहेगा 1/10 वाला, मतलब 10 जन इसी शेयर के ऊपर वोट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए तुम सिंपल वे में ये समझो कि अगर तुम 10 शेयर खरीदोगे ना, 10 शेयर खरीदोगे, तब जाके तुमको एक वोट देने का मौका मिलेगा। इसी को अगर तुम देखोगे ना, देखो तुम अगर 10 शेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शेयर्स अगर खरीदोगे, तब जाके तुमको एक वोट देने को मौका मिलेगा। और सर अगर एक ही शेयर खरीदा तो ये 1/10 हो गया ना। एक शेयर खरीदेगा ना, तो ये पूरा जो वोट है ये भी वोट देने का पावर है। एक शेयर के अंदर इतनी वोटिंग पावर है, मतलब एक शेयर के अंदर बहुत जन को वोट करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है यहाँ पे। मतलब वोटिंग पावर कम है, इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर वोट कर सकते हैं। तो अगर तुमने एक ही शेयर खरीदा तो तुमको उस शेयर का 1/10 पोर्शन वोट करने को मिलेगा। अगर तुमने 2 खरीदा तो उस शेयर का 2/10 वोट करने को मिलेगा। 3 खरीदा तो 3/10 तुमको वोट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा उस शेयर का, ठीक है। ये तुमको अभी दिमाग में, मतलब अचानक से ये देख रहे हो ना, तुमको लग रहा होगा कि क्या बता रहे हैं सर। तो इसलिए मैंने तुमको एग्जाम्पल और इजी दिया कि तुमने अगर 10 शेयर खरीदा तो तुमको एक वोट देने का मौका मिलेगा, ठीक है। 10 शेयर खरीदेगा तब जाके एक वोट देने का मौका मिलेगा, ठीक। इससे होता क्या है सर, इससे फायदा क्या हुआ कंपनी को? इससे फायदा ये हुआ कि नॉर्मल शेयर्स तो अपने को इशू करना तक कर लिए, अब मेरे को कंपनी ने सोचा कि 1 लाख जो है हम नॉर्मल शेयर इशू करेंगे और ज़्यादा अपने कंपनी का जो वोटिंग पावर है ना वो ज़्यादा पब्लिक को नहीं देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 50,000 जो है डीवीआर शेयर्स इशू कर देंगे, सो दैट कंपनी का जो वोटिंग राइट है वो ज़्यादा ना चला जाए कंपनी के पास। क्योंकि यहाँ पे तुम एक शेयर खरीदोगे डीवीआर वाला तो तुमको 1/10 भी वोटिंग पावर मिलेगा, मतलब उस शेयर में और 10 जन वोट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो 10 शेयर खरीदोगे तब जाके एक वोटिंग मिलेगा, एक प्रॉपर कंप्लीट वोटिंग मिलेगा अगर 10 शेयर खरीदोगे तुम। तो इससे क्या हो रहा है, इससे शेयर ज़्यादा बिक रहा है एंड वोटिंग पावर ज़्यादा कम जा रहा है पब्लिक के पास। शेयर ज़्यादा बिक रहा है एंड वोटिंग पावर कम जा रहा है पब्लिक के पास, इसीलिए डीवीआर शेयर इशू किया जाता है। कंपनी को पैसा चाहिए एंड कंट्रोल भी अपने पास रखना है। कंपनी कह रहा है कि पैसा तो हम लोग लेंगे पब्लिक से, लेकिन अपना जो कंट्रोल है, ठीक है, वो ज़्यादा कंपनी का जो शेयर्स का
डाइल्यूशन है वो ज़्यादा हम लोग पब्लिक के पास नहीं भेजेंगे, अपने पास रखेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? इसीलिए डीवीआर शेयर्स इशू किया जाता है। ये जो कंसेप्ट तुमको मैंने समझाया ना, यही एग्जामिनेशन में बना के लिखना है। ये दो चीज़ तुमको समझा देना है, एग्जामिनर को भी ऐसे एग्जाम्पल दे के समझा देना है, काफ़ी मतलब मज़ा आ जाएगा। तो इससे होता क्या है, दो चीज़ होता है। एक है क्योंकि हमको एक शेयर के ऊपर 10 शेयर के ऊपर एक वोट मिल रहा है, इसका मतलब कंपनी के पास कंट्रोल ज़्यादा है, पब्लिक के पास कंट्रोल कम जा रहा है। क्योंकि कंट्रोल तभी जाएगा ना जब तुमको वोटिंग पावर मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग पावर तुमको मिल जाएगा, पब्लिक को मिल जाएगा, तो कंपनी का डिसीजंस कौन लेगा? पब्लिक लेगा। तुम नहीं ले पाओगे, तुम कंपनी का डायरेक्टर हो, मालिक हो, तुम नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो कंपनी के जो प्रोमोटर्स है वो कह रहे हैं कि हम लोग पब्लिक को कम वोटिंग पावर देंगे, कम पावर देंगे, लेकिन हाँ हम लोग डिविडेंड उसको डिविडेंड देके उसको खुश रखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, दो चीज़ होता है। एक होता है मेंटेन करना, कंपनी का कंट्रोल कंपनी के प्रोमोटर्स के पास ही रहता है, एंड उसके साथ साथ कैपिटल भी रेज कर देना, कैपिटल रेज भी हो जाना। सिंपल बात, क्या है, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये एप्लीकेबल किसके ऊपर, मैं तो ये इरेज कर रहा हूँ, तुम लोग ऐसे नोट्स में लिख लो सो दैट तुमको याद रहे ये चीज़। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने लिखवाया ना एग्जामिनेशन में लिख सकते हो ये चीज़ तुम। ठीक है, अच्छा, ये एप्लीकेबल है, अप्लाइज टू ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, ऑल प्राइवेट कंपनीज, ऑल लिस्टेड कंपनीज। सिंपल चीज। डीवीआर इशू तभी कर सकते हो डीवीआर आप इशू तभी कर सकते हो दोस्तों, डीवीआर इशू तभी कर सकते हो अगर तुम्हारा एओए तुमको ऑथराइज कर रहा है और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया हो जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग में जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने हाँ बोला है और वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया है। ठीक है, फिर वोटिंग पावर का लिमिट, टोटल वोटिंग पावर ऑफ डीवीआर शेयर शेल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा डीवीआर शेयर भी तुम इशू नहीं कर सकते। कंपनी के पास जो टोटल वोटिंग पावर रहेगा ना, जितने भी शेयर तुमने इशू किया होगा इन टोटल, उसके ऊपर हम लोग पकड़ लो टोटल वोटिंग पावर है 100 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तुमने आज तक जितने भी शेयर्स इशू किया हो तो पकड़ लो टोटल वोटिंग पावर है 100, तो डीवीआर वाले शेयर्स का वोटिंग पावर इस 100 के 74% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो टोटल वोटिंग पावर ऑफ डीवीआर शेयर शेल नॉट एक्सीड 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग डीवीआर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीवीआर शेयर इशू हो जाएगा फिर। ठीक है ना, कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं कर रखा हो, फिनेंशियल स्टेटमेंट समय पे भर रखा हो, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करके भरना भूल गया, देना भूल गया, फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन के टर्म्स वगैरह, क्रेडिटिंग अमाउंट ऑफ आईपीएफ, ठीक है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, वहाँ पे क्रेडिट अमाउंट जाने से डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो। ठीक है, तो सर यहाँ पे अमाउंट कैसे जाता है, वो जब चैप्टर आएगा तब करोगे ना बेटा। यहाँ पे तो ऐसे, यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू करना है। ठीक है, क्रेडिटिंग अमाउंट टू आईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा भेजना होता है, किनको, कंपनी को। कब भेजना होता है, बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे तुम्हारी ज़िंदगी में जब तुमको भेजना होगा। जैसे जैसे कंपनीज एक्ट पढ़ोगे वैसे वैसे तुमको पता चलता जाएगा। ठीक है, तब अच्छा, पकड़ ली तुम 5 साल पहले तुमने ये तुम्हारे साथ ये जो है तुमने मिस्टेक किया था, तुमने किसी प्रकार का डिफॉल्ट वगैरह किया था 5 साल पहले, तो 5 साल अगर गुजर चुका है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, पिछले 3 साल में कोई ऑफेंस वगैरह नहीं किया हो, आरबीआई, सेबी, स्कारा, फेमा, इन सारे एक्ट्स के अंदर। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को कभी भी तुम डीवीआर में चेंज नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे डिबेंचर से उसको तुमने इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते। इक्विटी को डीवीआर में चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सारे इंफॉर्मेशन दे देना होगा। जनरल मीटिंग की नोटिस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा ना, वहाँ पे डीवीआर कितने इशू करेंगे, क्या होगा, क्या रूल्स रेगुलेशन, तभी ना जाके वो लोग वोट करेंगे। अच्छा, ये छोड़ो इसको। ठीक है, अब जो टॉपिक आएगा दोस्तों वो है राइट इशू। ये बहुत लंबा टॉपिक है, कम से कम 30 मिनट्स का टॉपिक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे। ठीक है, कंप्लीट करवा दूंगा, और ज़्यादा चैप्टर्स बचे भी नहीं है कंपनी लॉ में, 2-3-4 चैप्टर्स है, ये कंप्लीट हो जाएगा। राइट इशू करेंगे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक।
राइट इशू दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, चैप्टर बहुत ह्यूमंगस है वैसे, छोटा 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 बहुत कुछ डिटेल्ड है। चलो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर। जो भी स्टूडेंट नोट्स लेना चाहते हैं वो हम लोग वेबसाइट से ले सकते हैं या फिर हमको कांटेक्ट कर लेना है 9330019097। आप लोग जो मैं ये लेक्चर्स करा रहा हूँ ना, जितना हो सके मैं लिमिटेड नोट्स जो है, अगर ये यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो रहा है तो यूट्यूब जितना हो सके लिमिटेड नोट्स हम लोग शेयर कर रहे हैं। कंप्लीट मटेरियल हम लोग शेयर नहीं कर सकते बिकॉज ये नाइंसाफ़ी हो जाएगा बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने क्लासेस लिया है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि बहुत कम रेट्स में आपको हम लोग अवेलेबल करवा देंगे नोट्स, कंप्लीट मटेरियल। हार्ड कॉपी में भी ले सकते हो, सॉफ्ट कॉपी में ले सकते हो, वेबसाइट विजिट कर लेना है बस। यही नोट्स करके ना स्टूडेंट 60-70 प्लस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।